हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल हमने अध्ययन किया था रासायनिक बलगति का पार्ट 1। आज पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहेंगे भैया? देखो, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक एलिमेंट्री अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन को आप बोलेंगे प्राथमिक अभिक्रियाएं। प्राथमिक अभिक्रियाएं किसको कहेंगे भैया? जो केवल एक पद में पूर्ण हो जाएंगी, केवल सिंगल स्टेप जिनमें होगा, एक पद में पूर्ण हो जाएंगे, उनको प्राथमिक अभिक्रियाएं कहेंगे। द्वितीयक अभिक्रियाएं कौन सी होगी, या कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी? जो दो स्टेप में एक से ज़्यादा स्टेपों में जो अभिक्रियाएं होंगी। ओके, तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? मैं सरल सी एक परिभाषा आपको बताऊं। किसी एक ही पद या स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक कणों, वो कण क्या हो सकते हैं आपके भैया? परमाणु हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, और आयन हो सकता है, फिर अणु हो सकता है। ठीक है, कि कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फिर से सुनेंगे। किसी एक ही पद में भाग लेने वाले अभिकारक कणों की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता वही अभिक्रियाएं शो करेंगी जो केवल एक स्टेप में पूर्ण होंगी, या जो केवल प्राथमिक अभिक्रियाएं होंगी। जैसे यहाँ पर एक है अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन मतलब अमोनियम नाइट्राइड क्या है? इस तरह से बना हुआ है। ये क्या हो जा रहा है? N2+O2 में टूट जा रहा है। केवल एक स्टेप में यह अभिक्रिया क्या होगी? पूर्ण होगी। ठीक है, ये तो क्या है? एक परमाणु। द्विपरमाणु का अगर कोई है, ट्वाइस HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये H2+I2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। त्रिपरमाणु क्या है? दो इसके हैं, एक इसके हो जाएंगे, तीन परमाणु हो जाएगी। ये तमाम सारी क्या है? सब की सब एक स्टेप में पूर्ण हो जा रही है। तो इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ये सभी अभिक्रियाएं क्या हैं? आपकी प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, क्लियर हो गया? फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक होता है वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद उनमें आएगा जो अभिक्रियाएं कैसी होंगी? जटिल अभिक्रियाएं होंगी। किन में आएगा? जो अभिक्रियाएं कैसी होंगी बच्चों? जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं जो दिखाएंगी, उनमें क्या होगा? वेग निर्धारक एक पद होगा। ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं पर, जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्या होगा? वेग निर्धारक पद होगा। वो वेग निर्धारक पद कौन सा होगा? सबसे मंद स्टेप जो होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उसी के आधार पर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। कभी प्रश्न आ सकता है कि वेग निर्धारक पद कौन हो सके किसी रासायनिक अभिक्रिया में? तो आपको क्या बोलना है भैया? जो मंद पद होगा, जो स्लो स्टेप होगा, वही किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास, आपके पास 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार एग्जाम में, कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। देखो, अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मात्रा है। कल भी मैंने बताया था, आपने जब हमने वेग नियम पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था? अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मात्रा है। जबकि अब ये अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? एक सैद्धांतिक पद होता है। समझ में आ गई? अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? सैद्धांतिक होती है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है भाई? शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये कभी शून्य नहीं होगी, कभी भिन्नात्मक नहीं होगी, कभी ऋणात्मक भी नहीं होगी। ठीक है, ये अंतर हो गया इनमें। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा भाई? अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। बिल्कुल, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्राथमिक अभिक्रियाओं पर भी लागू होगी और जटिल अभिक्रियाओं पर भी। प्राथमिक अभिक्रिया मतलब एक स्टेप पे होने वाली, जटिल अभिक्रिया मतलब एक से ज्यादा स्टेप पे, ज्यादा पदों पर होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक हो गया। जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होती है। ठीक हो गया। और एक अगला पद आ जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की दी जाती है। बिल्कुल भाई, तथा सबसे मंद पद ही
आणविकता तथा कोटि समान होती है, उसकी आणविकता भी समान होगी और उसकी कोटि भी क्या होगी, समान होगी। यहाँ से कितने नंबर का था भाई, ये ध्यान रखें 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से 2 अंक का यहाँ से आता है आपके यहाँ। ठीक हो गया। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में। कितने नंबर का बच्चों, 3 नंबर का बनेगा यहाँ से। समाकलित वेग समीकरण। अब आ जाइए, चाहे शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए आए या प्राथमिक कोटि की अपक्रिया के लिए आए, तो समाकलित वेग समीकरण कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। यहाँ से बहुत आसान सी भाषा में और जल्दी जल्दी इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आ जाता है प्रश्न, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं और इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जब कोई रासायनिक अपक्रिया होगी, उस अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रियक जो होंगे या अभिकारकों के सांद्रता के घातों पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगा। उनकी घातों पर शून्य घात के समानुपाती होता है, लिखा नहीं, उनकी घातों पर निर्भर करता ही नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट पर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए वेग क्या होगा, मैंने कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी सांद्रण आर, यानी कि अभिकारक का सांद्रण बट्टे डी टी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे हम क्या लिख रहे हैं, बराबर के आर नॉट। के आर नॉट क्यों लिख रहे हैं भैया, इसके सांद्रण पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। ठीक हो गया। तो किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम पहले भी जानते हैं। अगर किसी की घात एक शून्य है, मतलब आर का जो सांद्रण है, आप दिख रहा है आर का सांद्रण क्या है भैया, 0 है, तो इसकी घात क्या है, शून्य है, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वेग बराबर आपका ये तो सेम रहेगा ये वाला पद, और जो k इंटू 1 हो जाएगा, k इंटू जो आर सांद्रण नॉट था वो 1 हो जाएगा। फिर और आगे हम बढ़ेंगे, देखो इनको क्या कर रहे हैं भैया, डी आर को अपनी जगह रहने दे रहे हैं, और जो आपका डी टी था मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। तो इधर का इधर चले गया, मतलब यहाँ हमने करा क्या भैया, ये जो आगे माइनस लगा था तो गुणा माइनस से कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ गया, यहाँ का हट गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी आर सांद्रण इक्वल टू माइनस के डी टी। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। दोनों तरफ समाकलन करना है, मतलब एक समाकलन का हम क्या लगा देंगे, इस तरह से साइन लगा देंगे। ठीक है, तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, जो आपका डी है उसको हटा देंगे हम, तो आर सांद्रण बराबर माइनस के टी प्लस आई। आई कहाँ से आया, आई क्या है, एक समाकलन का स्थिरांक है। आई क्या है, चलो इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर से समझते हैं। आई क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। ठीक हो गया। तो जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का एक स्थिरांक हमने जोड़ दिया, लिखा भी है यहाँ, आई क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। अब देखो बच्चों, जब अपक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब शुरू नहीं हो रखी है, तो उस समय क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब अपक्रिया शुरू नहीं हो रखी है तो टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। तो यह अपक्रिया आर की सांद्रता बराबर आर नॉट, तो वहाँ पर आर की जो सांद्रता हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आर नॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आर की सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी, आर नॉट के बराबर हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि इस मान को हमको कहाँ रखना है, समीकरण 3.5 पे रखना है। बिल्कुल बहुत आसान सी भाषा में, देखो आर की जगह क्या रख देंगे, आर नॉट रख देंगे, बिल्कुल रख दिया, बराबर माइनस के इंटू जो टी था, टी कितना हमारा 0 आ रहा है यहाँ पर, तो के टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, किसी चीज़ का अगर गुणा शून्य से करते हैं तो शून्य आ जाता है, ये टर्म शून्य हो गया। तो आर नॉट इक्वल टू आई आ गया, क्या आ गया, आर नॉट इक्वल टू आई आ गया। अब आई की वैल्यू भी हम किस समीकरण में रख रहे हैं, इसी समीकरण में रख रहे हैं जो हमारे पास ऊपर 3.5 है। बिल्कुल भाई, आर अपनी जगह रहेगा, बराबर माइनस के टी अपनी जगह रहेगा, प्लस आई की जगह आर नॉट रख दिया आपने। क्लियर हो गया, क्या रख दिया, ए रख दिया। फिर देखो इसको और आगे हम बढ़ाते हैं, ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, तो ये आपको प्राप्त होगी। ठीक है,
ये वाली समीकरण। अब इसी में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर इस के को आपने क्या करा, इस के को ले गए आप यहाँ, ठीक हो गया। इस के टी को दोनों को हम ले जा रहे हैं इस तरफ, अभी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल के हो गया। तो के टी था तो ये आर नॉट अपनी जगह रहा, ये आर प्लस का था तो यहाँ आकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आर साधारण हो गया, बट्टे इसके साथ टी था के साथ तो टी यहाँ आ गया। ये आपका क्या है, प्रथम कोटि की शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जो आपके पास लिखा है के इक्वल टू के बराबर, जो लिखा है क्या लिखा है, के बराबर आर नॉट साधारण माइनस आर साधारण अपॉन टी। ओके, क्लियर है। ये क्या है, आर नॉट साधारण कर देता हूं मैं यहाँ पर। यह आप क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। कितना आसान है, 3 अंक का आता है आपके पास, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि का हमने अध्ययन कर लिया, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए मोस्टली या वो वाला पूछा जाता है, ये वाला ये पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। 3 अंक का आएगा ये आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें सांद्रता की किसकी प्रथम घात पर निर्भर करता है, ठीक है। अपक्रिया का वेग सांद्रता की प्रथम घात पर जब निर्भर करेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया करेंगे। यहाँ पर भी वही है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। फिर ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, वेग बराबर अभी हमने शून्य कोटि की अपक्रिया में भी पढ़ा, माइनस डी आर साधारण अपॉन डी टी हो जाएगा, के इक्वल टू आर साधारण हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसको आप क्या कर लें, डी आर अपॉन इस आर को यहाँ ले आओ, ठीक हो गया। आर को इस साइड ले आएंगे, फिर क्या करेंगे, जो डी टी है इसको यहाँ ले जाएंगे, हम इस तरह से ले जाएंगे, तो ये भी बन सकता है आपका, क्लियर हो गया। फिर इस समीकरण को समाकलन करने में बिल्कुल यहाँ पर भी समाकलित का साइन लगा देंगे आप, समाकलन का, इसका भी आप क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे इस तरह से। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, ये समाकलन कर रखा है। ओके, ये क्या हो गया, डी आर अपॉन आर हो गया, मतलब डी आर साधारण अपॉन आर साधारण, अगर इसका समाकलन करें तो एल एन आर आ जाएगा इसकी जगह। ओके, क्लियर हो गया, एल एन आर आ गया। यहाँ पर क्या था, ये डी है, डी हट गया, माइनस के टी प्लस आई, आई क्या है, कल अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ये है क्या है, समाकलन इस तरह का है, मतलब ये इस तरह से क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी समाकलन करने पर। फिर से इनिशियली जो आपका क्या होगा, प्रारंभ में आपकी जब अपक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही है तो उस समय क्या हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, आर जो साधारण है वो आर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें वहाँ अपक्रिया जो प्राप्त हुई है, देखिए आपको दिखाते हैं, इसी में इसके मान को हम किस तरह से पुटअप करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो इस वैल्यू को कैसे रखेंगे हम, एल एन आर की जगह आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी की जगह 0, और फिर से क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये टर्म फिर से 0 हो गया, एल एन आर नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, आई का मान समीकरण 3.8 में रखने पर, जो आपकी 3.8 जो आपकी क्या है समीकरण है, उसमें क्या रख देंगे हम, आई का मान रख देंगे। ओके, क्लियर हो गया। 3.8 कौन सी आपकी समीकरण, ये रख रखी है, इसमें अब आई का मान यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, ठीक है, और सब सेम रहेगा, केवल आई की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आई की जगह क्या लिखना है, एल एन आर नॉट, बिल्कुल आई की जगह क्या लिख दिया, एल एन आर नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, समीकरण को पुनः हमने क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तो एल एन आर अपनी जगह, ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है।
या इसको आप क्या कर सकते हैं, के बराबर ये क्या है, टी जो होगा कुछ न कुछ उसमें वैल्यूज होगी, इंटीजर होगा, तो इसलिए इसको बाहर ले लिया, 1/t ln r0/r। ओके, क्लियर है। तो इसको फिर से और सॉल्व करेंगे हम। वैसे तो बहुत आपको लग रहा होगा टिपिकल, है नहीं टिपिकल ये, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इनने क्या कर दिया, इस वैल्यूज़ को, प्यारे बच्चों, इसको हम इतना जटिल न बनाते हुए थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, ठीक है। जो ln होता है, ठीक है, ln आपके पास लिखा है, ln की जो वैल्यू होती है 2.303 लॉग, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ln बराबर 2.303 लॉग, मतलब ln की जगह हम क्या लिख लेंगे, इस वैल्यू को अगर हम लिखेंगे तो मैं सीधे से आपको इसको हम सीधे लाते हैं नीचे। अब देखना ये वाला जो है, इसको हम किस तरह से आसान बना सकते हैं। यहाँ आइए सीधे, इधर पर देखिए, ये वाला है, बहुत आसान सी भाषा में हम समझते हैं इसको। तो के बराबर, ठीक हो गया, उधर का के यहाँ ले आए तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो हमारे पास ln था उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 2.303 लॉग, ठीक है। तो जो के टी उधर का था तो के यहाँ चले गया, माइनस उसका हट गया, टी इसके नीचे आ गया, यहाँ लॉग लग गया, r0/r आ गया। तो बहुत आसान है, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर हमने अभी देखा तो उसको हमने क्या कर लिया, ln को हमने किसके पदों में ले लिया, लॉग के पदों में ले लिया, ठीक हो गया। जैसे इसको ही लिखते, अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या हो जाता, 2.303 लॉग, और ये क्या हो जाएगा, r/r0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, -kt, क्लियर है। तो -kt था। फिर यहाँ अगर हमने क्या करा, कन्वर्ट करा, इधर का इधर ले गए और इधर का उधर ले जाने से तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक हो गया। ये r0 नीचे का ऊपर चले गया और ऊपर वाला r0 इधर आ गया। ये ही आपकी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ठीक हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण। ये 3 नंबर के यहाँ पर आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, धन्यवाद आप सभी का।